हाय हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से होम फर्स्ट फाइनेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कंपनी का Q2 रिजल्ट देखेंगे एंड पूरा कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे, जिससे हमको आगे का अपॉर्चुनिटी समझ में आएगा इसके बिजनेस एंड स्टॉक के अंदर। सो होम फर्स्ट फाइनेंस ये जो पूरा आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस देखते हो, इसमें सबसे कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ प्लेयर हम इस कंपनी को बोल सकते हैं। मैं पर्सनली 2-3 साल से इस कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ एंड हार्डली कोई एक ऐसा क्वार्टर मैंने देखा है जहां पे इस कंपनी का ग्रोथ जो है, लोन बुक का जो ग्रोथ है, वो 20% या 25% के आसपास आया हो। कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 सालों से कंपनी 30% से भी ज्यादा के रेट से ग्रो कर रही है। गाइडेंस इनका रहता है 30% का, लेकिन जो इनका अगर आप एग्जीक्यूशन देखोगे तो मैनेजमेंट हमेशा 34-35% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ डिलीवर करती है। प्लस सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा होम फर्स्ट के अंदर, इनका जो आरओई का नंबर था वो काफी लो था, 12-13% का आरओई का नंबर था। बट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया कि हमारा आरओई आगे चल के इम्प्रूव होगा, और उसके बाद से अगर हम लास्ट 1-1.5 साल में इस कंपनी का आरओई का जर्नी देखें तो 12-13% का आरओई कंपनी का अब धीरे धीरे 17% की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। सो आरओई इंप्रूव हुआ, एसेट क्वालिटी को स्टेबल रखा एंड एक कंसिस्टेंट स्टेबल ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर करी है, हाई ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर करी है इस पूरे सेक्टर के अंदर। सो अभी कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखेंगे पहले हम, कि नंबर्स इन्होंने कैसे डिलीवर करे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर, एंड उसके बाद हम कंपनी का ओवरऑल कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे। तो रिजल्ट अगर आप देखोगे तो होम फर्स्ट का जो लोन बुक का साइज है वो 11,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। 11,000 करोड़ से ज्यादा का लोन बुक हो चुका है कंपनी का। 34% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है इस क्वार्टर के अंदर भी, मतलब वही आउट परफॉर्मेंस चल रहा है, जो ये गाइडेंस दे रहे हैं उससे बहुत अच्छा डिलीवर कर रही है कंपनी। एसेट क्वालिटी में अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए बिल्कुल स्टेबल है इनका, 1.7% का ग्रॉस एनपीए। तो वाई वाई भी इतना ही था, लास्ट क्वार्टर में भी इतना ही था, कोई खास इंक्रीज देखने को मिला नहीं है ग्रॉस एनपीए में। स्प्रेड अगर हम देखें होम फर्स्ट फाइनेंस का, तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्प्रेड की बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस की, तो इसमें पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कुछ टाइम पहले तक इनका जो स्प्रेड था वो 5.7 से 5.8% के बीच में होता था, लेकिन वहां से कंसिस्टेंटली इस कंपनी का स्प्रेड गिरा है। तो बेसिकली हुआ क्या है, इनका जो फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब जिस कॉस्ट पे ये मार्केट से उठाते हैं पैसा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वो तो बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने ईल्ड नहीं बढ़ाया है, कंपनी का ईल्ड घटा है। कंपनी ने ईल्ड को कम किया है, लेकिन इनका खुद का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो स्प्रेड है वो लगातार गिर रहा है कंपनी का। ऑल दो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इसमें 10 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिला है। ओपेक्स टू एसेट अगर हम देखें होम फर्स्ट का, तो 2.7% के आसपास है और ये स्टेबल है पिछले काफी क्वार्टर से। अब अगर आप यहाँ पे आवास का ओपेक्स टू एसेट कंपेयर करोगे या इंडिया इंडिया शेल्टर का ओपेक्स टू एसेट कंपेयर करोगे, तो हमको समझ में आएगा कि वो दोनों कंपनीज कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है अभी अपने ऑपरेशंस के ऊपर। आवास ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपने टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से उसका जो ओपेक्स टू एसेट है वो ऑलमोस्ट 4% तक चला गया। इंडिया शेल्टर न्यू ब्रांचेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हायरिंग पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका ओपेक्स टू एसेट जो है वो 4% से भी ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि आगे चल के कम होगा। होम फर्स्ट एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह पे ये पहले इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और कंपनी का यही गाइडेंस रहता है कि ओपेक्स टू एसेट इनका इसी रेंज में रहेगा, 2.7, 2.6, 2.8 के आसपास। देन डीपीडी का नंबर अगर हम देखें, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक या दो ईएमआई मिस करी है, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो ग्रॉस एनपीए का नंबर या डीपीडी का नंबर, दोनों में इंप्रूवमेंट आया है, दोनों में स्टेबिलिटी है। और पूरा जो हाउसिंग फाइनेंस हमने पूरा स्पेस जो कवर किया है, बाकी सारी कंपनीज का हमने रिजल्ट देखा था, आवास का, आधार का, एप्टेस का, इंडिया शेल्टर का, हमको ये चीज क्लियरली समझ में आती है कि इस पूरे स्पेस में एनपीए का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हमने माइक्रो फाइनेंस में देखा, या फिर आप देखोगे जो बाकी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, उनका सबका ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस में आपको एसेट क्वालिटी के पैरामीटर पे ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। प्लस ग्रोथ भी काफी अच्छी है, 20% से लेकर के 35-40% के रेट पे ये सारे कंपनीज ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब प्योर अगर हम कॉमन सेंस लगाए यहाँ पे, अगर आज के टाइम पे मुझे लैंडिंग स्पेस में कहीं जाना है, तो मुझे पता है कि हाउसिंग फाइनेंस मेरे लिए एक अच्छा अच्छा स्पेस है, जहां पे मुझे स्टेबिलिटी मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है, और ग्रोथ भी काफी अच्छा मिल रहा है। सो एसेट क्वालिटी इनका भी काफी अच्छा है। देन प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखोगे तो 24% से कंपनी का पैट ग्रो हुआ है। ये ग्रोथ का नंबर अच्छा है, लेकिन आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला कंपनी को, तो उसका मेन रीजन यही है कि इनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, मतलब जो स्प्रेड है वो कम हो गया है पिछले कुछ टाइम में, जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है, बट स्टिल एक डिसेंट पैट ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करा है।
आरओए का नंबर होम फर्स्ट का लगातार घट रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी डेट टू इक्विटी बढ़ा रही है, लेवरेज ले रही है। सो जिसकी वजह से इनका आरओई का नंबर बढ़ रहा है। 16.5% के आसपास का आरओई हो चुका है होम फर्स्ट का। तो रिजल्ट ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर भी। देन बिजनेस मॉडल तो वैसे हमको पता ही है, अफोर्डेबल होम लोन देते हैं ये 5 लाख से 25 लाख में। लेकिन कस्टमर सेगमेंटेशन अगर आप देखोगे तो होम फर्स्ट का ज्यादा फोकस रहता है सैलरीड कस्टमर्स की तरफ। जब हम बात करते हैं इंडिया शेल्टर की या आवास की या आपका एप्टस की, तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स है उनको ज्यादा लोन देती है। लेकिन होम फर्स्ट का 68% जो एक्सपोजर है होम लोन का वो सैलरीड कस्टमर से आता है। फिर इसके अलावा अगर आप इनका ज्योग्राफिकली प्रेजेंस देखोगे तो गुजरात में पहले इस कंपनी का काफी ज्यादा एलोकेशन था। 40-45% जो लोन है इनका वो गुजरात से आता था। बट अब पिछले 1-2 सालों में कंपनी ने मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी में, यूके में, राजस्थान में, आपका कर्नाटका में, इन सारे स्टेट्स में एक्सपैंड किया है, वहां पे पेनिट्रेशन बढ़ाया है। तो गुजरात का आप शेयर देखोगे अब हार्डली 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है पूरे लोन बुक के अंदर। देन इनका लोन अप्रूव्ड अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट आता है। 91% लोन जो है ये कंपनी वो 48 आवर्स के अंदर अप्रूव कर देती है। यही हमने आवास को कवर किया था कुछ टाइम पहले। तो आवास ने अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अपने टेक वाले पार्ट के ऊपर, लेकिन स्टिल उस कंपनी को लोन सैंक्शन करने में 8 दिन का टाइम लगता है, पहले उसको 13 डेज लगते थे। तो अभी भी होम फर्स्ट की एफिशिएंसी हमको यहाँ पे क्लियरली समझ में आती है कि कितनी ज्यादा अच्छी है इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। देन इनका अगर हम फाइनेंशियल वाला पार्ट देखें तो इसमें अगर आप ये लोन बुक का कंपोजिशन देखोगे तो होम फर्स्ट 85% जो लोन है ये प्योर होम लोन देता है। अगेन इसमें भी आप आवास को या इंडिया शेल्टर को बाकी प्लेयर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो वो सारे प्लेयर्स क्या हैं, ऑलमोस्ट 30 से 40% लोन वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में देते हैं, या एसएमईज को लोन देते हैं, या एमएसएमईज को लोन देते हैं। लेकिन होम फर्स्ट पूरे अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा होम लोन प्रोडक्ट पे फोकस करने वाला प्लेयर है। 85% जो लोन है इनका वो होम लोन रहता है। देन टिकट साइज वही हमने डिस्कस किया कि 5 लाख से लेकर के 30 लाख तक के टिकट साइज होते हैं। ये वाला जो स्लाइड है आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यील्ड में कैसे इसकी इनकी इनकी गिरावट आई है। 13.7% का जो यील्ड था इस कंपनी का वो 13.6% के आसपास आया है। लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगातार बढ़ गया है। 8.1% से 8.4% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हुआ है। इसीलिए इनका जो स्प्रेड था, जो एक टाइम पे 5.7 तक गया था, वो 5.3% के आसपास आ गया। तो स्प्रेड कम हो गया, आपका मार्जिन कम हो गया, जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। देन ये इनका बाउंस रेट है। ये कंपनी हर एक क्वार्टर में ये स्लाइड शेयर करती है। बाउंस रेट बेसिकली आपको ये दिखा रहा है कि जिस पर्टिकुलर डेट पे कस्टमर की ईएमआई ड्यू थी, तो कितने परसेंटेज कस्टमर्स की ईएमआई जो है वो बाउंस हुई, मतलब उस टाइम पे उनका जो पेमेंट है वो नहीं आया। तो वैसे इनका ये हमेशा इसी रेंज में रहता है, 12, 13, 14, 15% के आसपास। इस अक्टूबर में पर्टिकुलर आप देखोगे कि ये 16% के आसपास चला गया है। थोड़ा सा इंक्रीज देखा है हमने, बट ऑफकोर्स इस पे हमको क्लैरिटी कॉन कॉल के अंदर मिलेगा मैनेजमेंट से। देन कलेक्शन एफिशिएंसी भी कंपनी की इंप्रूव हुई है। लास्ट क्वार्टर आपका हीट वेव था, इलेक्शन का टाइम था, तो आप देखोगे कि कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ी सी इंपैक्ट हुई थी कंपनी की। लेकिन अगेन इस क्वार्टर में हमको एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है कंपनी के कलेक्शन एफिशिएंसी से। और ये पूरा एसेट क्वालिटी का स्लाइड है। तो इसमें आप चाहे डीपीडी 1 का बकेट देखो, डीपीडी 30+ देखो, या ग्रॉस एनपीए देखो, हर एक बकेट में कंपनी की स्टेबिलिटी है। यहाँ तो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, या फिर इनका ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पे कोई ऐसा कंसर्न लगता नहीं है। ग्रोथ वगैरह के नंबर्स अच्छे आए हैं कंपनी के। प्लस जैसा हमने देखा आरओई का जो नंबर है वो लगातार और इंप्रूव हो रहा है कंपनी के लिए। सो अब हम देखेंगे कि कंपनी का कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या ओवरऑल गाइडेंस दिया है, कैसा आउटलुक दिया है, एंड आगे की कैसे अपॉर्चुनिटी बनती है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि जो एक्सपेंशन इनका चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी पे आप देखोगे, होम फर्स्ट हो या आपका इंडिया शेल्टर हो या आपका ये आधार हो, इन तीनों चारों कंपनीज का एक सिमिलर स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर रहे हैं। अभी ये तीनों कंपनीज कोई नया टेरिटरी या कोई नए स्टेट में एंटर करने पे फोकस नहीं कर रही है। तीनों चारों कंपनी का फोकस क्या है कि जो 15-16 स्टेट्स के अंदर हम प्रेजेंट हैं वहां पे और डीपर लेवल पे पेनेट्रेट करना है हमको, वहीं पे और मार्केट शेयर गेन करना है। बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है अब हमने, अब हमको डीपर लेवल पे पेनेट्रेट करना है। सो वही होम फर्स्ट भी कह रहा है कि एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर ही हम सारे ब्रांचेस और फ्रेश ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। इस क्वार्टर में 9 न्यू ब्रांचेस कंपनी ने ओपन किए हैं, जिसमें से 2 ब्रांचेस इन्होंने गुजरात में ओपन किया है, और एक ब्रांचेस कंपनी ने महाराष्ट्र में, एमपी में, यूपी में, आपका राजस्थान, न्यू दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स के अंदर ओपन किया है।
देन टोटल ब्रांचेस अगर हम देखें होम फर्स्ट का तो 142 कंपनी के टोटल ब्रांचेस है आज के टाइम पे, और 13 स्टेट्स एंड यूटीज के अंदर कंपनी की प्रेजेंस है। देन लोन बुक का ग्रोथ ऑफ कोर्स हमने डिस्कस किया, 34% की लोन बुक की ग्रोथ है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मार्जिन से बढ़ा है इस कंपनी का। सो मार्च में होम फर्स्ट का जो टोटल एम्प्लॉय बेस था वो 1250 के आसपास था। अभी सितंबर एंड में इस कंपनी का टोटल एम्प्लॉय बेस 1650 के आसपास है। तो लगभग आप देखोगे तो 35% से इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय बेस को बढ़ाया है। सो ऑफ कोर्स इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोई आगे बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रही है कंपनी, या फिर अपना जो सोर्सिंग का मॉडल है उसमें कुछ चेंजेस करने का प्लान है, तो उस पर आगे हम डिस्कशन करेंगे। देन एसेट क्वालिटी पे हमने बात किया, चाहे डीपीडी हो, ग्रॉस एनपीए हो, सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है कंपनी की। आरओई का नंबर भी इंप्रूव हुआ है कंपनी का। देन कंपनी का कहना है कि जो ओपेक्स है इनका, ओपेक्स टू एसेट 2.7% है करेंटली, एंड ये आगे चल के भी इसी रेंज में रहेगा, 2.7 से 2.8% के रेंज में रहेगा। सो इनका ओपेक्स टू एसेट ज्यादा इंप्रूव होने का यहाँ से चांस लगता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग लेवरेज सिर्फ ओपेक्स कम होने की वजह से बहुत कम चांस है कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिले। ये केस इंडिया शेल्टर के साथ में है, जो हमने उनके कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था। उनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हर साल हमारा जो ओपेक्स टू एसेट है वो 15 to 20 बेसिस पॉइंट कम होता जाएगा, बिकॉज स्केल के साथ में ऑफकोर्स आपको बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगी, और आपका लोन बुक का ग्रोथ कंसिस्टेंटली 35 से 40% रहने वाला है। तो ओपेक्स टू एसेट उनका कम होगा, जिससे उनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो अच्छे से प्ले आउट होने का चांस है। देन क्रेडिट कॉस्ट पे कंपनी का कहना है कि 20 से 30 बेसिस पॉइंट का हमारा गाइडेंस है क्रेडिट कॉस्ट का। पिछले क्वार्टर में इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया था, 40 बेसिस पॉइंट पे आ गया था, बिकॉज मैनेजमेंट सही से कलेक्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग था इलेक्शन की वजह से और हीट वेव की वजह से, तो उनको प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी थी। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट कितना आया, 20 बेसिस पॉइंट के आसपास, और मैनेजमेंट फुल ईयर का गाइडेंस दे रहा है कि 20 से 30 बेसिस पॉइंट के अराउंड ही हमारा क्रेडिट कॉस्ट का नंबर रहेगा। देन बाउंस रेट, जो अभी हमने इनके स्लाइड पे देखा कि बाउंस रेट इनका अक्टूबर में लगभग 16% चला गया है। तो उस पे मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि ये नॉर्मल ट्रेंड है हमारा। अगर आप देखोगे तो जो भी पेंडेंसी होती है लोन की रिपेमेंट में, वो हम मंथ के लास्ट के 10 डेज के अंदर रिकवर करते हैं। और ये जो इन्होंने स्लाइड शेयर किया है, ये आई थिंक 2024 के आसपास इन्होंने स्लाइड शेयर करा था। तो मैनेजमेंट कह रही है कि अगर आप करंट डेटा देखोगे तो हमारा जो बाउंस रेट है वो 10% के आसपास आ गया ऑलरेडी। सो इसमें कुछ भी ऐसा कंसर्न जैसा नहीं है, ये नॉर्मलाइज ट्रेंड है। ज्यादातर जो रिकवरी होती है हमारी हर एक मंथ में वो लास्ट 10 डेज के अंदर होती है, तो इसको भी हमने रिकवर कर लिया है, इस पे भी कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। देन इनका कहना है सोर्सिंग के लिए हम डीएसटी मॉडल फॉलो नहीं करते हैं। डीएसटी मॉडल क्या होता है, आपका डायरेक्ट सेलिंग टीम, मतलब कि आपके एम्प्लॉयज हैं वो डायरेक्टली जाके कस्टमर्स को लोन प्रोडक्ट बेचते हैं, होम लोन का, मॉर्गेज का प्रोडक्ट बेचते हैं, सेल करते हैं। ये हो गया आपका डीएसटी मॉडल। होम फर्स्ट क्या फॉलो करता है, कनेक्टर मॉडल, मतलब इनके पास बिल्डर्स के साथ में इनका कनेक्शन है, और वहां से इनको बिल्डर्स के थ्रू रेफरेंस मिलता है कस्टमर्स का जो होम लोन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। देन होम फर्स्ट की अपनी जो सेल्स की टीम है वो उन कस्टमर्स को कांटेक्ट करती है और डील को क्लोज करती है। सो इस तरीके का इनका मॉडल है। अब ये जो कनेक्टर वाला जो इनका सोर्स है होम फर्स्ट का, ये जो चैनल यूज करते हैं कनेक्टर का, इसका अगर आप एक्सपेंस वाला पार्ट देखोगे तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है, बिकॉज आपको कोई फिक्स सैलरी तो देनी नहीं है उन बिल्डर्स को, उन कनेक्टर्स को। आपको क्या करना है, जितना लीड आएगा उसमें जितना कन्वर्ट होगा उसका आप कुछ परसेंटेज कमीशन उनके साथ में शेयर करोगे। तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल मॉडल हो गया। तो इस तरीके का कंपनी फॉलो करती है। एंड होम फर्स्ट जो है वो लास्ट 14 ईयर से सोर्सिंग के लिए इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। देन एम्प्लॉय कॉस्ट जो इनका बढ़ा है, या एम्प्लॉय बेस जो इनका बढ़ा है, कंपनी का कहना है कि अगले 2-3 साल में जो हमारा एक्सपेंशन का प्लान है उसके बेसिस पे हमने ये नए एम्प्लॉयज को हायर किया है। हमारा एम्प्लॉय बेस 1250 से लगभग 1600 के आसपास आया है। अब एक पॉइंट आता है कि होम फर्स्ट को अगर आप पिछले 2-3 साल से ट्रैक कर रहे हो तो इनकी मैनेजमेंट ने हमेशा से क्या गाइडेंस दिया है कि हम 30% के रेट से ग्रो करते रहेंगे। अभी भी उससे ज्यादा के ही रेट से कंपनी ग्रो कर रही है, और कंपनी का लोन बुक का जो साइज है वो बढ़ गया है। पहले इनका 6, 6.5, 7 हजार करोड़ का लोन बुक होता था, अब कंपनी का लोन बुक का जो साइज है वो 11,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो पॉइंट ये आता है कि क्या साइज बढ़ने की वजह से आगे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकता है, ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ऐसा हमको कोई चांस लगता नहीं है, हम अभी भी 30% के रेट से ही ग्रो करना चाहते हैं, एंड उसी के बेसिस पे हमने ये हायरिंग वगैरह करी है। सो अगले 2 से 3 साल का भी जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो 30% का ही है। कंपनी कह रही है कि इस साल अगर आप हमारा पर मंथ डिसबर्समेंट देखोगे, डिसबर्समेंट मतलब क्या हुआ कि फ्रेश लोन आप कितना दे रहे हो एक महीने में,
तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो पर मंथ डिसबर्समेंट है वो 400 करोड़ के आसपास है। मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले साल इसको हम 500 करोड़ तक लेकर के जाएंगे, देन उसके नेक्स्ट ईयर हम इसको 600 करोड़ तक लेकर के जाएंगे। और डिसबर्समेंट अगर हमारा 500 करोड़ 600 करोड़ ऐसे बढ़ता रहा पर मंथ, तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है 30% से लोन बुक को ग्रो करने का, वो हमारा अचीव हो जाएगा बहुत इजली। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में पेन है, ये सेम क्वेश्चन इंडिया शेल्टर के मैनेजमेंट को भी पूछा गया था। होम फर्स्ट की मैनेजमेंट का भी आप देखोगे सेम आंसर है। इनका कहना है माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है पूरा लेंडिंग के ही अंदर आता है, लेकिन वो सेगमेंट बिल्कुल अलग है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है हाउसिंग फाइनेंस के साथ में। और हमने पास्ट में ऐसे बहुत सारे साइकिल्स देखे हैं माइक्रो फाइनेंस के पिछले 10-12 सालों में, जहां पे उसका सेक्टर बहुत खराब हुआ है, लेकिन उसका हार्डली कोई हमारे सेक्टर हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। एंड अभी भी हम काफी कॉन्फिडेंट है हमारे बिजनेस के आउटलुक को लेकर के। ऐसा इसलिए कि जो दोनों सेक्टर का जो कस्टमर सेगमेंट है वो बहुत अलग है। तो कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारे कस्टमर्स को देखोगे तो ये बहुत कंजर्वेटिव कस्टमर्स होते हैं। इनका अगर कोई होम लोन के अलावा अगर ये कोई और लोन लेते भी हैं तो वो इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल का लोन होता है या फिर टू व्हीलर का लोन होता है, तो काफी कंजर्वेटिव प्रोफाइल होती है इन कस्टमर्स की, डिसिप्लिन अच्छा होता है। सो ये माइक्रो फाइनेंस की तरह बहुत वॉलेटाइल या फिर बहुत रिस्की कस्टमर्स नहीं होते हैं, इसलिए हमारे मॉडल पे इसका कोई रिस्क अभी तक देखने को हमको मिला नहीं है। देन इसके साथ में आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस या अनसिक्योर्ड लोन में जब प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ तो ये हुआ कहां से, जब आरबीआई ने धीरे धीरे इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना स्टार्ट किया। जैसे सबसे पहले आरबीआई ने क्या किया कि अनसिक्योर्ड लोन अगर आप दे रहे हो तो आरबीआई ने बोला कि आपको एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ेगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा चीज आरबीआई ने क्या बोला कि जितने भी आप अनसिक्योर्ड लेंडर्स हो इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस, तो आपको अपना यील्ड कम करना पड़ेगा। बहुत हाई यील्ड ये चार्ज कर रहे थे, 25, 26 या 28% भी इवन कई कंपनीज यील्ड चार्ज कर रही थी। तो जब यील्ड कम करना पड़ा, आपको एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ा, तो हमने देखा आगे चल के ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आया और एसेट क्वालिटी में भी धीरे धीरे हमको प्रॉब्लम दिखने लग गया। अब पॉइंट ये आ रहा है कि क्या रेगुलेटर ये सेम चीज हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के साथ में भी करने का प्लान कर रहा है, बिकॉज ये सेक्टर पूरे लेंडिंग स्पेस में अभी भी 30, 35, 40% से ग्रो कर रहा है। तो होम फर्स्ट की मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा बिल्कुल कुछ हमको ऐसा कंसर्न लगता नहीं है, बिकॉज रेगुलेटर जो है वो प्रो हाउसिंग मोड में है, मतलब वो तो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर को। हमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, मतलब आप जो न्यू गवर्नमेंट आई है उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, पीएम आवास योजना का जो टारगेट था उसको बढ़ाया, तो वो एक बहुत बड़ा बूस्टर है, रीलॉन्च किया उस पूरे स्कीम को। प्लस प्राइसिंग की भी अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि जितनी भी कंपनीज हैं हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की, इनका बहुत बार डिस्कशन हुआ आरबीआई के साथ में रेट्स को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के, और रेगुलेटर इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि जिस तरीके का इनका मॉडल है, जिस तरीके के कस्टमर्स के साथ में ये डील करते हैं, जैसा इनका क्रेडिट कॉस्ट रहता है, ऑपरेशन कॉस्ट रहता है, तो 12 से 13% का यील्ड जो ये कंपनी चार्ज करती हैं वो बिल्कुल फेयर है और उससे आरबीआई को कोई इशू नहीं है। सो मैनेजमेंट इन चीजों को लेकर के काफी अश्योर है कि रेगुलेटर से किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है इनके बिजनेस को। देन लेवरेज की बात करें, डेट टू इक्विटी की बात करें, तो कंपनी का अभी होम फर्स्ट फाइनेंस का अभी जो डेट टू इक्विटी है वो 3.7 है, एंड मैनेजमेंट बोल रहा है इसको हम 5x तक लेके जा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर लेवरेज बढ़ेगा तो क्या होगा, आरओई आपका और बढ़ेगा, यानी 16.5% का जो आरओई है वो कंपनी का आने वाले टाइम में और इंप्रूव हो सकता है। देन होम फर्स्ट का एक और आप चीज ऑब्जर्व करोगे पिछले 2-3 सालों में, तो इनका जो 15 लाख से ऊपर का जो टिकट साइज है उसका शेयर काफी ज्यादा बढ़ा है इनके टोटल लोन बुक में। सो पहले इनका जो 15 लाख या उससे ज्यादा के जो टिकट साइज होते थे उससे सिर्फ 32% लोन बुक होता था। अब इस टिकट साइज का कंट्रीब्यूशन बढ़ करके 47% हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? मैनेजमेंट का कहना है इसके दो सबसे बड़े रीजन है। पहला रीजन है प्रॉपर्टी के प्राइसेस, मतलब अगर आप पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी के प्राइसेस देखोगे तो बहुत तेजी से बढ़े हैं। आज के टाइम पे 5-10 लाख में आपको जो 5 साल पहले जो प्रॉपर्टी मिलती थी, आज के टाइम पे वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है कई सारी सिटीज में। तो एक तो इन्फ्लेशन सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है कि कस्टमर का इनकम बढ़ा है और उनकी एस्पिरेशन बढ़ गई है। सो उनका कहना है कि पहले कस्टमर जो था वो मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल था 300-400 स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी के साथ में, घर के साथ में, लेकिन आज के टाइम पे कस्टमर का एस्पिरेशन है कि वो 600-700 स्क्वायर फीट का घर ले। इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम बायर हैं वो भी इसी चीज के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। और इन्होंने मुंबई का भी एग्जांपल दिया कि जैसे मुंबई में पहले 1 वन रूम किचन जो होता था वो बिल्डर्स ज्यादा बनाते थे क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा रहती थी। लेकिन अब क्योंकि डिमांड उसकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लोग अब
बड़े साइज की प्रॉपर्टीज को, बड़े साइज के घर को प्रेफर कर रहे हैं, तो बिल्डर्स ने भी उस तरीके की प्रॉपर्टीज को बनाना बंद कर दिया है। तो पर्टिकुलरली ये 2 रीजन है जिसकी वजह से इनका एवरेज टिकट साइज बढ़ रहा है, और 47% अब जो इनका लोन बुक है वो 15 लाख या उससे ज्यादा के टिकट साइज पे आता है। एक और चीज इनकी मैनेजमेंट ने बोली है कि आपको 5 से 10 लाख के टिकट साइज में वही घर बनते हुए दिखेंगे जो कस्टमर खुद से सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, खुद से लैंड है उसके पास, खुद का उसके पास प्लॉट है और खुद से वो वहां पे कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तब उसका एवरेज टिकट साइज 10 लाख के आसपास आता है। अदरवाइज ज्यादातर सिटीज में जिसका जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन ये सेम केस हमको इंडिया शेल्टर के साथ में देखने को नहीं मिला है। उनकी मैनेजमेंट ने बार बार इस चीज को डिनाई करा है कि उनके लिए टिकट साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, 9-10 लाख का ही उनका एवरेज टिकट साइज है अभी भी, और ज्यादा लोन बुक का पोर्शन भी वहीं से आता है। पर्टिकुलर रीजन एक इसका ये भी हो सकता है कि इंडिया शेल्टर के जो ज्यादातर ब्रांचेस हैं, जो उनके ज्यादातर लोन बुक का पेनेट्रेशन है, वो टियर 3 सिटी से आता है, एंड होम फर्स्ट पिछले कुछ टाइम में थोड़े से बड़े सिटीज की तरफ उन्होंने फोकस करना शुरू किया है। सो ये एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है दोनों के एवरेज टिकट साइज में जो डिफरेंस है उसके बीच में। देन कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो अगेन 30% का ग्रोथ तो इन्होंने मेंटेन रखा ही है, एंड मैनेजमेंट बोल रहा है कि 30% के लोन बुक को ग्रोथ को अचीव करने के लिए हमको डिसबर्समेंट जो है वो 30% नहीं करना है, हमको डिसबर्समेंट ग्रोथ 20 से 25% करना है, एंड ऑफकोर्स आपका वो M2M जो होता है, मार्क टू मार्केट जो होता है, उससे आपका 30% का लोन बुक ग्रोथ बहुत ईजिली आ जाएगा। प्राइसिंग की कैसी स्ट्रेटेजी रहती है होम फर्स्ट की, तो कंपनी कह रही है कि हमारी कस्टमाइज प्राइसिंग रहती है, एंड आई थिंक मोस्टली लेंडर्स यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। कस्टमाइज का मतलब क्या हो गया कि इनके जो आरएम्स हैं वो पहले कस्टमर का डेटा इनके सिस्टम में ऐड करते हैं, देन इनका सिस्टम पूरा प्रोबेबिलिटी निकालता है उस कस्टमर के डेटा के अकॉर्डिंग कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये कस्टमर आगे चल के डिफॉल्ट कर सकता है। सो जितना ज्यादा रिस्क होगा ऑफकोर्स आप उसको उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे, तो उस तरीके की स्ट्रेटेजी कंपनी फॉलो करती है। देन बीटी रेट, बीटी आउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटी आउट क्या हो गया आपका? बैलेंस ट्रांसफर। तो होम फर्स्ट का जो बैलेंस ट्रांसफर है, आई थिंक इस पूरी इंडस्ट्री में हम जितने भी प्लेयर्स को डिस्कस करते हैं, आधार, आवास, एप्टस या आपका इंडिया शेल्टर, इन सबसे ज्यादा होम फर्स्ट का बीटी आउट हमको देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। पीक पे इनका बीटी आउट 8% तक गया था, अभी इस क्वार्टर में ये इंप्रूव होकर के 6.7% तक आया है। आई थिंक इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट जो है वो आवास का है, 5-5.25% के आसपास है, लेकिन सबसे खराब जो है वो होम फर्स्ट का है, अभी भी 7% के आसपास इनका बीटी रेट चल रहा है। सो कंपनी कह रही है कि अब ये जो इंप्रूवमेंट हमने देखा है, हमको नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री की वजह से हुआ है, मतलब कि मार्केट में हमको नहीं लग रहा कि मार्केट में हर एक प्लेयर का बीटी आउट इंप्रूव हो रहा है। हमने एक्चुअली ऑपरेशनली कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे पिछले कुछ क्वार्टर से, क्लोजली इस नंबर को मॉनिटर किया, हमारे एम्प्लॉयज को हमने ट्रेन किया कि आपको कस्टमर के साथ में बार्गेनिंग करनी है, अच्छी नेगोशिएशन करना है जिससे कस्टमर रिटेन रहे। तो मे बी उस चीज का हमको ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बट अब देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसा ट्रेंड रहता है इसका। देन कंपनी का कहना है कि ब्रांचेस जो ये ऐड करने को देख रहे हैं, 25 to 30 ब्रांचेस ऐड करने को देख रहे हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। प्लस जैसा हम स्ट्रेस देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंस और कुछ अनसिक्योर्ड लोन के प्रोडक्ट्स के अंदर, तो होम फर्स्ट भी क्या करती है कि एनुअली ये अपने सारे कस्टमर्स का पूरा क्रेडिट ब्यूरो डेटा चेक करते हैं कि इनके कस्टमर्स ने और कितने जगह से लोन लिया हुआ है और वहां पे उनका रीपेमेंट का कैसा साइकिल चल रहा है। लेकिन इसके साथ इशू ये है कि कंपनी ये एनुअली एक बार करती है, साल में एक बार करती है, और अभी ये जो हम स्ट्रेस देख रहे हैं लेंडिंग में, माइक्रो फाइनेंस में, अनसिक्योर्ड में, ये पिछले 3-6 महीने के अंदर आया है। तो होम फर्स्ट कह रहा है अभी लेटेस्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कुछ टाइम के बाद अगेन हम इसको इस डेटा को वापस से करेंगे तो तब हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होगा इस चीज का। देन स्प्रेड के ऊपर कंपनी का कहना है कि 5 से 5.3% का स्प्रेड हमारा मेंटेन रहेगा। हमने पहले भी यही गाइडेंस दिया है, इस गाइडेंस को हम मेंटेन कर रहे हैं। अभी अगर आगे चल के आरबीआई रेट कट करता है तब होम फर्स्ट कह रहा है कि हमको बीच में कुछ टाइम के लिए एडवांटेज मिलेगा, हमारा मार्जिन भी बढ़ जाएगा, हमारा स्प्रेड भी बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा और कस्टमर को जो हम पास ऑन करेंगे उसमें थोड़ा सा लैग रहेगा, उसमें थोड़ा सा डिले रहेगा। सो उस कुछ ड्यूरेशन में हमारा स्प्रेड इंप्रूव होने का चांस जरूर है। देन इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, आई थिंक आवास की यहाँ पे बात हो रही है, जिन्होंने कनेक्टर मॉडल जो है उसको स्टार्ट कर दिया है लोन बुक की सोर्सिंग के लिए। सो कंपनी का कहना है कि एक्चुअली ये वाला मॉडल इंडस्ट्री में बहुत टाइम से अवेलेबल था, लेकिन प्लेयर्स इसको यूज नहीं करते थे। अभी कुछ प्लेयर्स ने जरूर इसको यूज करना स्टार्ट किया है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। हम पिछले 14 सालों से ये वाला चैनल यूज कर रहे हैं लोन सोर्सिंग के लिए, एंड हम पूरे कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के भी हमारा एक इस वाले मॉडल पे एक एज रहेगा।
देन FY27 तक का इन्होंने गाइडेंस दिया है होम फर्स्ट ने। सो इनका टारगेट है कि FY27 तक इनका जो लोन बुक है वो 20,000 करोड़ तक का हो जाएगा। तो FY27 यानी कि यहाँ से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 2.5 साल का टाइम और हुआ, और अभी कंपनी का लोन बुक का साइज है 11,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट कंपनी डबल करने का प्लान कर रही है अपने लोन बुक को अगले 2.5 से 3 साल के अंदर। मतलब वही आपका 30-32% का ग्रोथ का अगर हो गया, तो ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट अभी भी बहुत बुलिश है आने वाले सालों के लिए भी। देन क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी इन्होंने मेंटेन रखा है कि इस साल तो 20 से 30 बेसिस पॉइंट रहेगा ही, प्लस आगे चल के भी इनका मानना है कि 20 से 30 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा कंपनी का। लेवरेज पे यानी डेट टू इक्विटी पे कंपनी कह रही है कि ये 3.5-3.7 के बीच में है। अभी आने वाले टाइम में ये 4.5 के आसपास जाएगा और स्टेबलाइज ये 5 के आसपास होगा। तो वही पॉइंट है, अगर कंपनी लेवरेज बढ़ाती रहेगी तो इनका आरओई का नंबर भी बढ़ेगा। देन कंपनी 1 से 1.5 साल के अंदर प्लान कर रही है कि ये फंड रेज करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल की इनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। और जैसा हमने अभी रिजल्ट में देखा था कि इनको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला, तो उसका रीजन क्या था? हाई फाइनेंस कॉस्ट। सो कंपनी भी उस चीज को कॉन कॉल में बता रही है कि क्योंकि हमारा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, इसलिए हमको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है। देन अभी जो ये न्यू स्कीम जो लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, पीएम आवास योजना की, इसमें एक क्लॉज क्या है कि अगर एक कस्टमर इस स्कीम के लिए अप्लाई करता है एंड उसको ये पूरा बेनिफिट चाहिए इस स्कीम का, तो उसको उस पर्टिकुलर लेंडर के साथ में 5 साल तक रहना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है इन सारी कंपनीज को, कि जो बैलेंस ट्रांसफर जो हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में बढ़ा है वो कम हो सकता है। क्योंकि अगर कस्टमर को पूरा बेनिफिट लेना है इस पीएम आवास योजना स्कीम का, तो उनको एक पर्टिकुलर लेंडर के साथ में 5 साल तक तो मिनिमम रहना ही पड़ेगा। तो इससे मैनेजमेंट भी बोल रही है कि मतलब लगता तो ये है कि इससे बीटी आउट जो रेट है, बैलेंस ट्रांसफर का जो रेट है, वो धीरे धीरे कम होगा इंडस्ट्री में। देन एमपी पे, मध्य प्रदेश पे होम फर्स्ट बहुत ज्यादा बुलिश है। इन्होंने आई थिंक पिछले साल ही गाइडेंस दिया था कि एमपी यूपी ये जो 2-3 स्टेट्स हैं इंडिया में, ये इमर्जिंग स्टेट्स हैं, इनमें काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है होम लोन के प्रोडक्ट्स को लेकर के। और आज के टाइम पे होम फर्स्ट का ऑलमोस्ट 800 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया है एमपी स्टेट के अंदर। कंपनी कह रही है कि हम जितने भी इंक्रीमेंटल ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, जितने भी नए पेनेट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं अपना, वो पर्टिकुलरली इन्हीं 3 स्टेट्स के अंदर बढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एंड यूपी में। राजस्थान में भी कंपनी का लगभग 40-41% के आसपास का ग्रोथ रेट चल रहा है। यूपी में इनका ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ रेट चल रहा है। तो मैनेजमेंट बहुत बुलिश है एंड इनका कहना है कि आने वाले जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ रहेगा हमारा, वो इन्हीं 3 स्टेट्स के ऊपर रहेगा। ये तीनों स्टेट्स पे हमारा कोर फोकस है आने वाले टाइम में। तो ये पूरा कॉन कॉल था होम फर्स्ट का। रिजल्ट अच्छा रिपोर्ट करा है कंपनी ने, एंड अगर आप देखोगे तो गाइडेंस को इन्होंने मेंटेन रखा है। अगले 2-3 साल के लिए भी कंपनी कह रही है कि 30% का ग्रोथ रेट मेंटेन करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। प्लस सबसे अच्छी चीज क्या है कि आरओई कंटिन्यूसली इंप्रूव होने का चांस है इनका। अभी लगभग 17% के आसपास का आरओई है कंपनी का, एंड चांस है कि ये आरओई यहाँ से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही रहेगा। एसेट क्वालिटी तो वैसे ही बहुत स्टेबल है कंपनी की। सो रिजल्ट अच्छा है, आय का गाइडेंस अच्छा है। अब अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो होम फर्स्ट का अगर आप स्टॉक देखोगे तो मतलब लगभग 4.10 के प्राइस टू बुक पे इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमने रिजल्ट सारी कंपनीज का ट्रैक किया था, एंड अगेन वही पॉइंट बनता है कि सबसे बेस्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो इंडिया शेल्टर ही दिखता है, बिकॉज उसका ग्रोथ रेट 35-38% के आसपास है। बिजनेस में ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, एंड वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे उसका स्टॉक दिखता है। 3 से भी नीचे का प्राइस टू बुक है इंडिया शेल्टर का। देन पर्सनली अगर मुझे इंडिया शेल्टर के बाद कोई और प्लेयर चूज करना हो तो होम फर्स्ट को मैं पर्सनली चूज करूंगा, बिकॉज इसका ग्रोथ रेट भी 34-35% के आसपास है। आरओई इसका ऑलमोस्ट 17% टच कर रहा है, और ये यहां से और बढ़ने का चांस है, एंड एसेट क्वालिटी तो स्टेबल है ही कंपनी की। थर्ड नंबर पे अगर आप देखोगे इस पूरे स्पेस में, तो आई फील आधार हाउसिंग फाइनेंस एक अच्छा बेट हो सकता है, बिकॉज वैल्यूएशन उसका भी ठीक ठाक है। 3.1-3.2 का प्राइस टू बुक है। लोन बुक का ग्रोथ उसका 20-25% का है, लेकिन आरओई उसका 18% का है। आवाज भी एक अच्छा बेट है। उसका भी आप ग्रोथ रेट देखोगे तो यही 20-25% के आसपास है। प्राइस टू बुक 3.1 है। उसका आरओई काफी लो है, लेकिन क्योंकि अब उस बिजनेस को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट हुआ है, तो उसका भी चांस है कि आगे चल के आरओई उसका भी 15-16% तक जा सकता है। लेकिन अगर हम बेस्ट प्लेयर्स की बात करें तो अगेन आई फील इंडिया शेल्टर एंड होम फर्स्ट, ये दो सबसे बेस्ट बेट लगते हैं। इंडिया शेल्टर तो वैल्यूएशन वाइज भी बहुत लुक्रेटिव लगता है। आई थिंक 2.7-2.8 का प्राइस टू बुक है उसका, तो वो सबसे बेस्ट प्ले लगता है। एंड उसके साथ में होम फर्स्ट फाइनेंस। कौन कौन हम देखेंगे, सारी कंपनीज का कवर करेंगे, और बाकी आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।